नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। चुनावी लड़ाई आखिर मारकाट और जहरीले सांपों तक क्यों आ गई है? महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सियासी दलों के लिए मरने मारने का सवाल आखिर क्यों बन रहा है? इन दो राज्यों में नेताओं की जुबान थमने का नाम नहीं ले रही। कभी उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत शायना एनसी के खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को धर्मद्रोही बता देते हैं। इस बार तो खुद उद्धव ठाकरे ने मारकाट की बात कर दी है। मुंबई की एक सभा में उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर कहा कि अगर मुंबई पर हाथ रखा तो हम आपको जरूर काट देंगे। तो उधर सांगली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कदम आगे निकल गए और बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप तक बता दिया। पिछले दिनों झारखंड की एक सभा में खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर भी टिप्पणी की थी। 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब महाराष्ट्र और झारखंड की जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो कि देश के चुनावी इतिहास में शायद ही कभी सुनने को मिले हो। चुनाव में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि भाषाई मर्यादा और शिष्टाचार की हार हो चुकी है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों तरफ से ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं जो कि मुद्दों से परे हैं। इसके साथ बेसिर पैर की बातें कहकर चुनाव में नए नए नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है। सियासी जंग में सत्ता पाने की हसरत गलत नहीं, लेकिन शिष्टाचार का ख्याल तो रखना जरूरी है। अजीम शायर बशीर बद्र ने कहा है कि दुश्मनी खूब करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नेताओं का इस दल से उस दल में आना आम बात है, फिर भी एक दूसरे पर ऐसी टीका टिप्पणी आखिर क्यों? दहाड़ में आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे का बयान सुनिएगा। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव में सारी भाषाई मर्यादाएं टूट चुकी हैं? बीजेपी आरएसएस को सांप कहना क्या खड़गे की झल्लाहट को दिखलाता है? मारने काटने की बात पर क्यों उद्धव ठाकरे उतर आए हैं? और क्या ऐसे बयानों का चुनाव नतीजों पर असर पड़ता है? क्या ऐसे बयानों को सत्ता का शॉर्टकट नेता समझते हैं? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ होंगे। सुशील व्यास जी शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। संजय द्विवेदी उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं और सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहला सवाल प्रदीप भंडारी आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से कर दी है। यह भाषाई मर्यादा तो लांघी गई, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि शुरुआत हमने थोड़ी ही की थी। पूर्णिमा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। पूर्णिमा जी, जो खड़गे जी का बयान है वो ये आपको बता रहा है कि महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या है। ये बयान जरूर खड़गे जी का होगा, परंतु खड़गे जी से बुलवाया जा रहा है क्योंकि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट राहुल गांधी लिख कर दे रहे हैं। याद करिए कि राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डंडे से पीटना चाहिए, ऐसे उनके शब्द थे। तो ये वायलेंस को इंसाइट करने की अगर बात कोई है, राहुल गांधी करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी अपमान है, क्योंकि संविधान की धारा 21 कहती है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। खड़गे जी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा आरएसएस की विचार का रखता है वो जहरीला सांप है और उसको मार देना चाहिए। मतलब कल को अगर इनकी सरकार आएगी तो ये इनसे ऑपोजिट व्यू पॉइंट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
इमरजेंसी माइंडसेट के तहत उनको जेल भेज सकते हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी पार्टी कहते हैं। और आप विडंबना देखिए पूर्णिमा जी की साथ में सज्जाद नुमानी भी यही बात कहते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। सज्जाद नुमानी कहते हैं कि जो भी उनके वोट जिहाद में विश्वास नहीं रखता उसको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए। तो आज महाराष्ट्र के अंदर महाविनाश अघाड़ी का जो अलायंस है उसके मास्टरमाइंड राहुल गांधी और सज्जाद नुमानी है, और ये एक इमरजेंसी वाली पार्टी है जो अपने विरोधियों के खिलाफ वायलेंस इंसाइट कर रही है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक पार्टी के अध्यक्ष पर क्या यह सूट करता है कि वो किसी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को जो तीसरी बार सेंट्रल में सरकार बना चुकी हो, या फिर आरएसएस जो समाज सेवा का काम करती हो, उनको जहरीला सांप बता दिया जाए, ये कह दिया जाए कि जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है उसकी सत्ता की भूख खत्म ही नहीं हो रही है? और अगर इस पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी की सत्ता की भूख रही है तो फिर वो तो कांग्रेस है ना, अजय उपाध्याय जी? देखिए, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या बात रखी, ये वो बात उन्होंने रखी है जो एक वैचारिक आधार पर भाजपा और आरएसएस इस देश में फैला रही है। नफरत, हिंसा, विद्वेष और एक दूसरे को बांटने और काटने की राजनीति करके सियासत पाना चाहती है। विचारधारा के लेवल पे कोई जहर फैलाकर समाज को कहीं ना कहीं खंड खंड करना चाहता है, देश में असुरक्षा पैदा करना चाहता है, डर का माहौल पैदा करना चाहता है। जिस तरह से 80-20 का मामला, चर्बी गर्मी का मामला, जब चुनाव आएगा तो कभी बांटो काटो का मामला, कभी मुजरा कर रहा है विपक्ष, कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी बेटियां हरी जाएंगी। ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? क्या ये जहर नहीं है क्या? इस देश में समाज को बांट करके आप सियासत करके क्या चाहते हैं? क्या भारत के संविधान की शपथ लेकर के आपको उस शपथ की थोड़ी भी चिंता नहीं है? क्षेत्र, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके देश बड़ा है, देश में विविधता है, विविधता में एकता की बात हम करते हैं। ये हिंदुइज्म की बात करते हैं बार बार। मैं 10 सेकंड से पूर्णिमा जी, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म क्या सिखाता है, हिंदू दर्शन क्या सिखाता है? सर्वधर्म समभाव की बात करता है। इसका मतलब सभी धर्म हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और उन सभी में उदारता के साथ समन्वय की बात करता है। ये यहाँ राजनीति के लिए देश को, समाज को, धर्म को किसको छोड़ा है इन्होंने? इस बात पर यदि इस जहर, जो जहर सांप का जो फन होता है जहर, उस जहर को खत्म किया जाए, ऐसी विचारधारा को कमजोर किया जाए, प्रहार किया जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, देश और समाज का रहना जरूरी है। और जिस तरह सियासत के लिए ये हर चीज को बांटने में लगे हुए हैं, क्या राजनीति सत्ता किसके लिए पाएंगे? ये देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो सत्ता का क्या मतलब होगा? सभी धर्म में आपस में समन्वय नहीं रहेगा, सौहार्द नहीं रहेगा, समाज में शांति और नहीं रहेगी तो उस सत्ता का क्या मतलब रहेगा? हमने जो सत्ता पाई, जो आपने प्रश्न किया, हमने जरूर सत्ता पाई, लेकिन जनता के कल्याण में 70 और 65 वर्ष तक हमने काम किया और जनता ने उसको मौका इसलिए दिया क्योंकि हम इस तरह जहर पैदा कर करके और समाज को तोड़े तो नहीं कभी। हमने सबको लेकर चलने की बात की। यहाँ तो हाथी के दांत अलग है खाने के और दिखाने के। ठीक है, जब मन करता है एक उठता है इनका नेता और कुछ का कुछ यही कर देता है। यही कह रही थी मैं, प्रदीप भंडारी, की कांग्रेस फिर यही कहती है कि हमने थोड़े ही इसकी शुरुआत की और उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दिए गए बयानों का जिक्र कर दिया कि चुनावी माहौल में ये शॉर्टकट तो बीजेपी अपनाती है। पूर्णिमा जी, यहाँ खड़गे जी कह रहे हैं कि जो भाजपा आरएसएस के विचार में विश्वास रखेगा उसको मार देना चाहिए। ये ओपन टू इंसाइटमेंट है, ओपन टू वायलेंस है। यहाँ पे मेरे मित्र अजय उपाध्याय से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता जिसने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया? नहीं एक्शन लिया। कांग्रेस के नेता जिसने कहा था कि भाई इनकी शीर्ष नेतृत्व ने कहा था मोदी मौत का सौदागर है, क्या हुआ? गुजरात की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब ये इस तरीके से बौखला चुके हैं राहुल गांधी, जो खुद कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो डंडे पीटने चाहिए। ये कोई गुंडे की भाषा है कि वो नेता की भाषा है? इस तरीके से ओपन टू इंसाइटमेंट हो सकता है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं। इन्होंने बात करी 70 सालों तक इन्होंने देश के अंदर रूल किया, इन्होंने इसी तरीके से करा जैसे कि इमरजेंसी लागू करी, इस देश के संविधान को तहस नहस कर दिया, 35,000 से ज्यादा अपोजिशन के लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया और मासूमों के खिलाफ इन्होंने लाठी चलाई। जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1948 के अंदर किस तरीके से भागलपुर के अंदर दंगे हुए और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बोले नहीं, इन्होंने जिस तरीके से देश का बंटाधार
कर दिया। पर आज कांग्रेस पार्टी वापस से पूर्णिमा जी ये कह रही है कि अपने जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेगी, उनको जेल में डालेगी और हो सके तो उनकी जो जीने का अधिकार इस संविधान ने देता है उसको भी खत्म करेगी। तभी कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं करना चाहती, मौलाना सज्जाद नुमानी के तालिबानी संविधान को लागू करना चाहती है। और वो तालिबानी संविधान के अंदर अगर कोई उनकी विचार से एग्री नहीं करता उसको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तभी कि मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि राहुल गांधी और मौलाना सज्जाद नुमानी दोनों घर में बैठ के इन लोगों ने अलायंस किया है। ठीक है अजय जी, आपका जवाब लेने से पहले संजय द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। उद्धव ठाकरे को क्या हो गया है सर, इस तरीके से भाषाई मर्यादा को तार-तार कर देना? क्या कह रहे हैं वो? मार काट देने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि किसी को ऐसे ही मार काट देगा? मतलब कोई संविधान नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं है, हमें जिसको मन करेगा हम उसको मार काट देंगे, ये नौबत आ गई उद्धव ठाकरे को? लगता है ऐसा हाल हो गया महाराष्ट्र का? देखिए पूर्णिमा जी, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले भी सरकारें नहीं है, कांग्रेस सरकारें नहीं है, कभी सनातन धर्म जो है कटने बटने की नौबत नहीं आई। कभी आरएसएस को नहीं कहना पड़ा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। 11 साल में अगर इन्होंने विश्वास बनाया होता देश की जनता के पास, देश की जनता के लिए, तो शायद महाराष्ट्र में और झारखंड में बातें नहीं कहनी पड़ती, हरियाणा में नहीं कहनी पड़ती। आज मणिपुर जल रहा है, कोई गया वहां पे? किसी को मतलब है भारतीय जनता पार्टी के? क्या वो प्रदेश हमारे देश में नहीं है? जो महाराष्ट्र में कटने बटने की बात कर रहे हैं, एक हो तो सेफ हो की बात कर रहे हैं, वो क्या मणिपुर में जाके नहीं जा सकते हैं? केंद्र सरकार में है, जिम्मेदारी इनकी क्या है? लेकिन ना, इनको तो सिर्फ वो पॉलिटिक्स करनी है कि जिससे अराजकता फैले, साम्प्रदायिकता फैले। आज महाराष्ट्र में किसकी जरूरत है? झारखंड में किसकी जरूरत है? आज महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, दल बदल कानून का किताब पे रख के जिस तरह 50 होके एकदम होके करके सरकार बनाई गई, क्या वो संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक सरकार है? असंवैधानिक सरकार को आप चला रहे हैं और मूंछों में ताव दे रहे हैं, तो ये क्या संविधान सम्मत है? सम्मत तो नहीं है। असंवैधानिक सरकार। तो उद्धव ठाकरे मार काट देंगे? चुनाव आयोग, उद्धव ठाकरे मार काट देंगे? चुनाव आयोग, संजय द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे मार काट देंगे क्या? कटेंगे बटेंगे हम देख लेंगे जो होगा, लेकिन महाराष्ट्र पर हाथ रखा तो हम काट देंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट वापस जा रहे हैं, 2.5 लाख नौकरियां महाराष्ट्र की जनता को नहीं। अरे तो मुद्दे पर बात करिए ना, यही तो मैं भी कह रही हूँ आपसे द्विवेदी साहब, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप लोग मुद्दे पर कोई बात कर नहीं रहा। आप लोगों को इस तरीके की बयानबाजी, सर मुद्दे पर बात करिए ना, लड़िए। आपको ये सरकार असंवैधानिक तरीके से बनी हुई लगती है? सुनिए मेरी बात सुनिए द्विवेदी साहब, आपको ये सरकार लगता है कि असंवैधानिक तरीके से बनी? क्या किया आपने उसके लिए? क्या किया आपने? सरकार असंवैधानिक तरीके से बनी आपको लगता है तो? मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, मुद्दों पर घेरिए ना इस सरकार को। किसने मना किया आपसे? घेरिए मुद्दों पर सरकार को, जनता को जाइए कन्विंस करिए कि ये सरकार कितनी खराब है उनके लिए। कोशिश की कि आप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमने अपनी तो मार काट देने की बात क्यों? मार काट देने की बात क्यों द्विवेदी जी? नहीं, 3 लाख रुपए हमने रखा है, 3 लाख किसानों को कर्जा माफ करेंगे हम, 25 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए देंगे, 3000 बहनों को देंगे, हमने रखा है। वो हम इसी बात कर रहे हैं। प्रदीप क्या दिखाना चाहते हैं? लेकिन 4 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट यहाँ चले जाए, 2.5 लाख नौकरियां इस महाराष्ट्र की जनता को जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो वही तो मैं कह रही हूँ द्विवेदी साहब कि उस तक ही रहिए ना, फिर उस तक ही रहिए ना। भाषाई मर्यादा क्यों लांघी जाती है? प्रदीप क्या दिखा रहे हैं आप? हम भाषाई मर्यादा लांघ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल तो पूर्णिमा जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मेरे उद्धव ठाकरे ग्रुप से जो आए प्रवक्ता है उनके साथ ओपनली डिबेट हर मुद्दे पे करूंगा, पर इनके झूठ को मैं 10 सेकंड में एक्सपोज करूंगा। ये यहाँ कहते हैं वसूली की 100 करोड़ का वसूली का रैकेट ये लोग चलाया करते थे सरकार में। ये कहते हैं प्रोजेक्ट्स की, ये रहा प्रोजेक्ट का डेटा। महाराष्ट्र को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र को 20% प्रोजेक्ट मिले, 1,35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिले, 614। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 3 पर हरियाणा आता है। तो इन मुद्दों की बात होगी, परंतु ये जवाब दीजिए, हमको मारेंगे काटेंगे क्या ये लोग? ये लोग तो मारने काटने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो संविधान का अपमान है, ये तालिबानी सोच है। आप रोजगार पे डिबेट करिए, मैं आऊंगा। आप प्रोजेक्ट पे डिबेट करिए, मैं आऊंगा। परंतु ये मार काटने के अधिकार इनको संविधान ने थोड़ी दिया है। बताइए द्विवेदी साहब।
जवाब दीजिए। अजीत पवार ने, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, अजीत पवार ने साफ साफ कहा, शरद यादव ने कहा कि सरकार बनाने के लिए अडानी को संग बिठाला गया था, उसमें अमित शाह भी थे। अरे शरद पवार ने खुद जाके आपको संजय द्विवेदी कह दिया कि वहाँ पे अडानी नहीं मौजूद थे, जाके शरद पवार जी को फोन करके पूछिए, शरद पवार का स्टेटमेंट को सुनिए। बनाने घटाने के लिए अरे संजय जी ऐसा मत बोलिए, शरद पवार जी के पास से कॉल आ जाएगा आपको, क्यों दिलवाई थी अजीत पवार शरद पवार जी के पास से कॉल आ जाएगा आपको। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर में बॉम्ब प्लांट किया करते थे संजय द्विवेदी। पहले मेरी बात सुनिए, अजीत पवार को 72 घंटे की शपथ क्यों दिलवाई थी? सुना आपने अजीत पवार ने क्या बोला? कोई नहीं बैठा था। अब जवाब दीजिए, शरद पवार की लाइन से अगेंस्ट जा रहे हैं, शरद पवार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन प्रदीप भंडारी, एक सेकंड द्विवेदी साहब, प्रदीप भंडारी, ये बात तो सच है ना कि मुद्दों पर फिर बात क्यों नहीं होती है? एक जगह से इस तरीके की भाषाई मर्यादा लांघी जाती है, दूसरा भी वही करता है। आपने अभी प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, आपने बताया किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही है साहब, पर साथ में ये भी तो बताइए कि पूरे देश में कर्ज लेने के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र भी तो कर्ज के जाल में, जब आप हिमाचल को लेकर घेर सकते हैं कांग्रेस की सरकार, तो आप महाराष्ट्र का भी तो जिक्र करेंगे ना प्रदीप जी? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मैं संजय द्विवेदी जी ऐसे आपके कोई भी पॉइंटेड क्वेश्चन को डक नहीं करूंगा। महाराष्ट्र का टोटल बजट है 45 लाख करोड़ का, उसमें से टोटल कर्ज जाता है 6 से 6.5 लाख करोड़ का। तो अगर आप टोटल डेट टू जीडीपी का रेशियो देखेंगे महाराष्ट्र का, वो टॉप 5 फीचर करता है और कंप्लीटली सेफ ब्रैकेट के अंदर है। ऐसा कोई महाराष्ट्र के अंदर ऐसा अजय जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ। डिबेट का कोई डिकोरम हो, इनको बोलिए माफी तो मांगे। अजय भाई आप पॉइंटेड जवाब मांगे, क्या आपको हमको मारेंगे आप? बोलेंगे बीच में अजय जी क्या मेरी जान लेंगे आप आप? स्पेस में देंगी तो क्या मतलब होगा ये डिबेट करने का? फिर हम लोग को मत बैठाइए उनको 1 to 1 एंकर दो अजय जी नहीं, ये एकदम ऑब्जेक्शन वाली बात है। एक सेकंड द्विवेदी जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। मुझे राइट टू रिप्लाई आपने नहीं दिया, एक सेकंड अरे अजय जी शांत हो जाइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं, अच्छे से बताइए। नहीं, ऑब्जेक्शन है मेरा ये बताइए ना किस बात पर है, बोलिए ना। फोन कराइए उनसे अपना, किस बात पर है, उनको किस बात पर है, बोलिए ना ऑब्जेक्शन। क्या हमने 3 बार आप लगातार उनको बोलवा रही हैं, आप राइट टू रिप्लाई नहीं दी मुझे? अरे तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन रखा साहब, अब काउंटर क्वेश्चन भी ना रखूं क्या? भाजपा के प्रवक्ता हैं, काउंटर क्वेश्चन भी नहीं रख सकती क्या अजय उपाध्याय जी? जो मन करेगा उनको स्पेस अजय जी सवाल पूछे तो दिक्कत, सवाल ना पूछे तो दिक्कत, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अपनी बात को रख लीजिए, उसके बाद सुशील व्यास जी के पास जाऊंगी, फिर सौरभ जी के पास जाती हूँ। अजय जी प्लीज, आप जानते हैं कि यहाँ पर नहीं होता, अननेसेसरी मत करिए सर, अननेसेसरी अजय जी मत करिए, अपनी बात का जवाब, अपनी बात का जवाब रखिए। अजय उपाध्याय जी आपका काउंटर लेना चाहती हूँ, बात का जवाब रखिए। मैं अपनी बात का जवाब नहीं, जो साथी प्रवक्ता ने बात रखी है और भ्रम फैलाया है उसका उत्तर देना जरूरी है। गुजरात में लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट जो है, जो महाराष्ट्र का था, वो शेयर चला गया। भाजपा के लोग आए दिन जो नफरत फैला करके, जो हिंसा फैला करके जो राजनीति पर की सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं, उसका जवाब कौन देगा? क्या ये प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को दीमक से लेकर क्या क्या नहीं लगातार बोलते रहते हैं, विपक्ष को बोलते हैं मुजरा, ये कौन लोकतंत्र की भाषा है? देश के प्रधानमंत्री से क्या ये एक्सपेक्ट की जाती है? तीसरी बात, ये विक्टिम कार्ड राय आए दिन क्यों खेलते रहते हैं? मोदी जी के पास बहुत सिक्योरिटी है भाई, ये आम जनता के पास सिक्योरिटी नहीं रह गई है इस देश में। प्रदीप भाई आप अपने लिए और मेरे लिए सिक्योरिटी की बात कीजिए, पूर्णिमा जी के लिए। देश में आम लोगों की हालत, अपराध कितना बढ़ गया है, जरा इस पर चर्चा कर लीजिए। दूसरे नंबर पर है पूरे देश में महाराष्ट्र, जरा उनकी चर्चा कीजिए। दिन दहाड़े मुंबई में जिस तरह हत्या हुई किसी आपके सत्ताधारी दल के एक विधायक की, जरा इस पर भी चिंता कीजिए। मोदी जी प्रदीप भंडारी, उसको लेकर भी उनको बड़ी चिंता है। तीसरी बार लेकर आने का उनको मौका है, वो सुनाते रहते हैं। अभी भी वो एंकर ही बने हुए हैं, वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रवक्ता की तरह बिहेव करें, वो सुनाने और गाने से नहीं चलेगा। मुद्दों पर जवाब दें जो मैं मुद्दा उठाया हूं। अपराध क्यों बढ़ा है, महिला सुरक्षा क्यों बढ़ी है? 5 साल जल्दी से 20 सेकंड में प्लीज काउंटर रखिएगा, पर सुशील जी और सौरभ जी के पास बेरोजगारी से क्यों? ठीक है सर, ले लीजिए जवाब, ले लीजिए 20 सेकंड। अजय जी आपको मेरे पे जितनी निजी टिप्पणी करनी है करिए,
आपकी दिक्कत इसीलिए कि जो आपकी मीडिया की आपकी जो ऊपर नहीं, नहीं, सुपीरियर नहीं, बनी हुई देखिए, है वो एक फिर मीडिया से आई है और इनको आप मौका भी मीडिया एक के आपका इंचार्ज साथी नहीं तो बन बोल ही पाए नहीं पाया हैं, दो साथी। तो आपको सुप्रिया फिर टीनेज से शुरू हो मैं गया। इसको दिक्कत थोड़ा है, तो लाइटर मेरे नोट से पर मत ले करिए। जाती हूँ। निजी जो बात प्रदीप होता है, प्रदीप जी, ना, मैं किसी इसको का थोड़ा नाम लाइटर नहीं नोट लिया। पे ले जाती हूँ। मैं इसको थोड़ा लाइटर नोट पे ले जाती हूँ। अजय जी प्लीज थोड़ा रुकिएगा। दरअसल अजय जी को दिक्कत क्या हो गई ना कि उनको लगा कि आप भी एंकर के रोल में, मैं भी, तो 2 एंकर हो गए। अब प्रदीप जी इधर पड़ गए, अजय जी अकेले। लेकिन अजय जी आपके साथ द्विवेदी जी हैं, आप भी 2-2 हैं इधर। अगर वो 2-2 है तो आप भी 2-2 है, तो आप भी उतनी, आपका वेटेज भी उतना है, इसीलिए दिल पर मत लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से एक बार मैं आपके पास सुशील व्यास जी आना चाहूंगी। सबको मिलना चाहिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार थैंक यू हैं। सर, थैंक यू। आप तो बहुत वरिष्ठ सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो देखिए मुद्दों पर बात नहीं हो रही। जिन जिन मुद्दों का जिक्र अभी अजय जी ने किया, या संजय द्विवेदी ने उठाया, या प्रदीप की तरफ से कुछ यहाँ स्टैट्स रखे गए, ये तो जाहिर बात है ना कि अगर हम विकास के मुद्दों पर बात करें जिसका जिक्र आपकी पार्टी करती है, या क्या आपकी सरकार ने किया इतने सालों में, जनता को वो ज्यादा लुभावना लगेगा ना, या इस तरीके से भाषा की मर्यादा को लांघ जाना, शब्दों का इस्तेमाल करना, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, मैं कहती हूँ। पूर्णिमा जी, इस चुनाव में हमारे सर्वोच्च नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे, जिनके नेतृत्व में महायुति महाराष्ट्र का ये चुनाव लड़ रही है, एक भी बयान हमारे नेता का या हमारे अन्य नेता का बता दीजिए जो इस तरह की जो भाषा का उपयोग उन्होंने किया हो, विकास के अलावा कोई बात की हो। हमको आत्मविश्वास है, 2.5 साल जो जनता की सेवा हमने की, विकास की गंगा जो महाराष्ट्र में बही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, हर वर्ग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, इनके लिए जन कल्याण की योजना आई और वो लागू हुई, वो हमको आत्मविश्वास दिलाती है। और उसी के आधार पर हमारा दल एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में मजबूती से जनता की अदालत में है अपना विश्वास मांगने के लिए। अब जो हमारे भाई द्विवेदी जी कह रहे थे असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? क्या हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक नहीं है समर्थन में? 288 में से किसको असंवैधानिक कहते हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय में गए, फैसला क्यों नहीं करवा लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमको असली शिवसेना का अगर दिया है स्टेटस, हमको हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन ने असली शिवसेना का स्टेटस और चिन्ह दिया है, तो हमारी गलती है क्या? वो देश का संविधान हमको देता है, उसको असंवैधानिक कहकर आप उन सर्वोच्च संस्थानों का अपमान कर रहे हैं शायद चैनल में बैठकर। और हम इस समय मात्र विकास की बात कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर हमारे नेता विकास की गंगा बहाएंगे और इसी विकास पुरुष के नेतृत्व में हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे और 23 तारीख को पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन संजय द्विवेदी जी जवाब लेने से पहले सौरभ जी के पास मुझे जाना होगा। लेकिन आपने कहा कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन अगर साथी दल की तरफ से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान आते हैं, उसको लेकर विपक्ष ऑब्जेक्शन करता है, उसी को लेकर फिर वो काउंटर रखता है। अब किसको, सुनिए सर, किसको क्या मतलब उस बयान का समझ में आता है, उसको छोड़ देते हैं। आपकी क्या इंटेंट है वो छोड़ देते हैं। पूर्णिमा जी, मैं 10 सेकंड चाहूंगा उसी बात पे। बोलिए सर। यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, हम बचपन से हम सब लोग जो बैठे हैं पैनल में सुनते आए होंगे, अच्छा लगता है कि नहीं लगता जी? हाँ, कई लोग अपने टी शर्ट और शर्ट पे भी छपवा लेते हैं और उसी को कोई हिंदी में कह दे हम एक है तो सेफ है, तो ये सांप्रदायिक कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मोदी जी या योगी जी के जो कहा हिंदी में और यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल में कैसे अलग हो गया? हमको कोई समझा दे, हिंदी में भी जानता हूँ, अंग्रेजी में भी जानता हूँ, कैसे सांप्रदायिक हो गया बयान? अरे क्या तो उन्होंने हिंदू शब्द ठीक है, लेकिन अरे द्विवेदी साहब, चुनाव के समय, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बयान के मायने थोड़ी बदल जाते हैं सर। मतलब तो वही रहता है ना फिर। किसी ने यूज किया? ठीक है, तो अगर हमारी 10 सेकंड हमें दीजिए, अगर हमारा हिंदू समाज इतना बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो 10 सालों में क्यों बिखर गया? 65 साल और राजनीतिक संगठन रहे, प्रधानमंत्री रहे, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? और 10 साल 2014 में नारा क्यों नहीं लगाया था जब इनको जरूरत थी? अब 10 साल की सरकार चल गई, प्रधानमंत्री इनका है, गृह मंत्री इनका है, रक्षा मंत्री इनका है, तो हिंदू बटने लगे। हिंदू सेफ नहीं है, ये कौन सी बात हुई? ये कहाँ की बात हो गई? मैं तो नहीं समझता। सनातन धर्म है, सनातन धर्म अगर जो है अगर सुरक्षित नहीं है तो गलती अरे द्विवेदी साहब, इसको वोटों के इंटैक्ट रहने के साथ ही रखिए ना। आप भी जानते हैं उसका मतलब क्या है। फिर आप चले गए सनातन धर्म पर और हिंदू बट गए हिंदू। अरे वो वोटर्स की बात हो रही है सर, आपको भी पता है। सौरभ जी, आपको लेकर आती हूँ जल्दी से। ये चुनाव में हार जीत देखिए किसी की भी हो, लेकिन एक तरफ इतना साफ है कि ऐसा लगता है शायद पॉलिटिकल पार्टीज को कि जितना हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जनता के बीच थोड़ी सी वोटिंग होगी, थोड़ा सा और हम पॉपुलर हो जाएंगे, थोड़ी तालियां और ज्यादा बच जाएंगी। लेकिन वाकई में जनता को क्या इस तरीके के
बयानों से फर्क पड़ता है या वोटर इंटैक्ट है, उसको पता है मुझको किस वजह से, किस आधार पर किसको वोट देना है? और महाराष्ट्र के चुनाव में इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले 10 वर्षों में हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत ने शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और तो और विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति बनकर के भारत उभरा। ये बड़े गर्व की बात है इन 10 सालों में जो हमने इतना विकास किया। लेकिन साथ ही साथ हमें शर्म तब आती है जब राजनीतिक मंचों पर भाषा में गिरावट आती है, लोग शब्दों की मर्यादा खोते जा रहे हैं और लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो जनता के बीच में जो शब्द सुने जाते हैं वो हम आप टेलीविजन पे बोल भी नहीं सकते। और देखिए 2003 का एक भाषण है पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उस भाषण के बीच में सोनिया गांधी जी ने बहुत ही एक कठोर शब्द का प्रयोग किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था, सोनिया गांधी जी आपके मेरे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण से ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग आप क्यों कर रही हैं जिससे यहाँ की पूरी संसद की गरिमा को नीचा दिखाना पड़े, जो जनता के बीच में जो है यहाँ से आपको जो है उसको स्पंज किया जाए, ऐसे शब्द को निकालना पड़े। तो मुझे लगता है कि ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाषा थी उसी भाषा को लोगों को सीखना चाहिए। देखिए 2007 में जब बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मौत का सौदागर, स्टार्ट वहां से हुआ और एक जो वहां से प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसके बाद मणिशंकर अय्यर कहते हैं चाय वाला, नीच, राक्षस, रावण, मतलब शब्दों को इस तरह से नीचे गिराया जाता है, भाषा की गरिमा को तार तार किया जाता है कि मतलब मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी, अच्छे राजनेताओं को जो अच्छा बोलते होंगे उनको भी कभी कभी शर्म इस पर आती होगी। देखिए महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं और बटेंगे कटेंगे, आप अगर आपको नारा नहीं पसंद आ रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि हम उनको काट देंगे। बार बार अगर हिंदुओं की जब बात आती है या हिंदुओं को लेकर कोई संगठन खड़ा होता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी भारतीय जनता पार्टी को तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ आरएसएस को। आरएसएस के लोग क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि 25% आप निकाल लीजिए, कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग होंगे। आरएसएस का जब जन्म हुआ तब हेडगेवार जी जो है वो कांग्रेसी ही थे और कांग्रेस की विचारधारा से वो चले आगे। अगर उनको लगा कि देश के अंदर और भी चीजें पार्टियों को समर्थन करना चाहिए तो उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गए। आरएसएस से तो बहुत सारे लोग निकलते हैं। शिवसेना जब विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी, यही शिवसेना थी, एक थी ना। विचार बटे तो 40-40 विधायक टूट करके कटे कि नहीं कटे। पवार साहब की एक पार्टी थी एनसीपी, जब वो विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां हो गई, पवार साहब की 2 पार्टी हो गई, शिवसेना की 2 पार्टी हो गई। तो ये कहां से आया? ये विचारों के कटने की बात हो रही है कि जब आप हिंदुस्तान के लोग विचारों से कटेंगे तो निश्चित रूप से बटेंगे। और विचारों से कटे तो इस देश को जिन्ना साहब ने बांट दिया था ना, और बांटने के बाद लाखों लोग कट करके आए थे। ये तो इतिहास की सच्चाई है, इसको टुकराया नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो कम से कम जो उनकी टिप्पणियां मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं, उसको वो यहाँ पर जो है उसको समर्थन न करें। कम से कम ये कहें एक बार को अपनी तरफ से कि हाँ, हमें भी भाषा की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। ठीक है, संजय द्विवेदी जी अपनी बात को रखिएगा, फिर उसके बाद अजय उपाध्याय जी, प्रदीप जी आपके पास आते हैं। देखिए सौरभ जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। अगर इतना ज्यादा 10 साल में डेवलपमेंट हो गया है तो महंगाई और बेरोजगारी क्यों जनता रो रही है? हम तो नहीं रो रहे। महंगाई बेरोजगारी जनता रो रही है, इतना डेवलपमेंट कर दिया है। दूसरी बात इन्होंने कही शिंदे जी जो अलग हुए 40 विधायक को लेके, मैं सौरभ जी को एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 में शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में जब अजीत दादा पवार ने मुख्यमंत्री बन गए, सरकार 80 घंटे बना ली, उसके बाद महाविकास अघाड़ी बनी। और अगर महाविकास अघाड़ी बनी, जो मीटिंग हो रही थी, तो ये शिंदे 40 विधायक उस समय क्यों नहीं अलग हो गए? वो छोटी सी बात है, क्यों नहीं अलग हो गए? अगर आत्मसम्मान था, हिंदू से प्रेम था, बाला साहब से प्रेम था, क्यों नहीं अलग हो गए? 2.5 साल बाद जब पूरा खा पी लिया, 2.5 साल इंतजार कर लिया, 5 होके से 50 होके बन गए, तब वो अलग हुए। क्यों अलग हुए भाई? ये भी भाषा की देख लीजिए, आप क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल खा पी लिया। मतलब आप राजनीति में आप भी एक प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की विचार लेकर के राजनीति करते हैं।
उद्धव ठाकरे जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, आपने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या खाने पीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? कैसी भाषा आप बोल रहे हैं बताइए? जब तक आपकी सरकार थी तब तक वो खाने पीने के लिए थे। सौरभ जी एक सेकंड क्लैरिफाई कर जल्दी से 10 सेकंड। द्विवेदी जी बोलिए, बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए बोलिए द्विवेदी जी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी हाँ। कि ये लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार युक्त हैं, भ्रष्टाचार लिपटे हुए हैं। नवाब मलिक जो है वो दाऊद के आदमी है, और हमारे जो सूचना वाले थे उन पे यही लोग आरोप लगा रहे थे, और इसके बाद उनको शामिल कर लिया। न नवाब मलिक भ्रष्टाचारी बने, न वो अजीत दादा पवार चक्की पीसी 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री लगा रहा। तो मैं थोड़ी ना आरोप लगा रहा था सौरभ जी, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं यार, विश्लेषक बन के बात कर रहे हैं। अरे विश्लेषक की मैं बात दे रहा हूं, आपका जवाब दे देता हूं। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए द्विवेदी जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बोलिए बोलिए जवाब देखिए, सुन लीजिए, आपने बांद्रा से लेकर के दहेसर तक जो मेट्रो का कार्य चल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी उद्धव ठाकरे जी के साथ में, तो उस काम को आपके जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने क्यों रोका? जनता को परेशान क्यों किया आप लोगों ने? और सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, आप टेक्निकल बातें सुन लीजिए। आप सुन लीजिए इसमें, जब अजीत पवार जी जो है वो आपके साथ थे तब तो आपको बुरे नहीं लग रहे थे। अजीत पवार ने आपका साथ छोड़ दिया तब आपने उनकी जो है कमियां बताना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जब उद्धव ठाकरे जी के साथ बाकायदे जो है आपके जो अभी के मुख्यमंत्री हैं वो थे सरकार में, तब वो क्या मलाई खा रहे थे? उद्धव ठाकरे जी को नहीं खिला रहे थे। 100 करोड़ का जो है करप्शन का आरोप जो है आपके गृह मंत्री में लगा हुआ था। आपके गृह मंत्री को जो है उसके अंदर सजा हुई थी। सुन लीजिए, आपके गृह मंत्री जो उस समय के थे उनके ऊपर 100 करोड़ गबन का आरोप लगा हुआ था, और आज 2.5 साल में बताइए किसी एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में किसी एक व्यक्ति पर भी आरोप आपने लगाया हो, लगा हो तो बताइए। मैं कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक व्यक्ति का नाम बताइए। आपके तो गृह मंत्री में 100 करोड़ का आरोप लगा था। 100 करोड़ की वसूली के लिए उन्होंने आदेश दिया था। 1,70 लाख का बचा, 1,70 लाख का बचा, आप देख लीजिए ना। एक व्यक्ति का नाम बताइए सरकार में। मैं तो कह रहा हूं आपके समय आपके गृह मंत्री जिन्होंने 100 करोड़ का आरोप लगा था जिनके ऊपर, वो पैसा कहां से आता है? जनता की गाढ़ी कमाई आप लोग खा जाते हैं। और झारखंड में कल जो है ऐसी सरकार के मंत्रियों के पास से 300 करोड़ निकल रहे थे, उसको आप लोग जनता नहीं देखेगी क्या? 100 करोड़ मामूली रकम होती है। 100 करोड़ के आरोप में जेल गए थे कि नहीं जेल गए थे? गृह मंत्री जेल गए थे या नहीं गए थे 100 करोड़ के आरोप में? तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो तथ्यात्मक ना हो। बताइए। ठीक है। और आप कहते हैं कि नेता खा पी करके निकल गए। ठीक है सर, सिंधे जी, ठीक है द्विवेदी जी, जल्दी से 20 सेकंड में प्लीज जवाब रखिएगा सर। 100 करोड़ लगाने वाले कमिश्नर साहब पलट गया ही नहीं। जब हाईकोर्ट ने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पता कर लीजिए आप, इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक। अरे मैंने पता कर लिया, उसमें संलिप्त थे कि नहीं थे? नहीं, कोर्ट का आदेश आया था कि नहीं आया था? 100 करोड़ रुपए के आरोप में जेल गए थे कि नहीं गए थे? उन्होंने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? ये सब बातें क्या हवा की हैं या तथ्यात्मक बातें हैं? ठीक है, ये तथ्यों पर लेकिन बात कहाँ हो रही है अजय जी? तथ्यों पर बात कहाँ हो रही है? नैरेटिव पर बात हो रही है यहाँ तो। अरे मत बचाइए। ठीक है सौरभ जी, ठीक है। संजय जी प्लीज संजय जी प्लीज रुक जाइए। संजय द्विवेदी जी प्लीज रुक जाइए। एक तो आपका दुख इस बात को खत्म नहीं हो रहा लेकर अभी तक कि आपकी पार्टी टूट गई। अरे सर, इतना ही दुख था तो बचा लेते ना तब टूटने से। हर डिबेट में आपका इसको लेकर सर रोना चलता रहता है कि चले गए। अरे तो रोक लेते ना, मत टूटने देते पार्टी, मत टूटने देते ना सर फिर पार्टी। जब सौरभ जी ने आरोप लगाया, अरे एक फैक्ट है ना द्विवेदी साहब की पार्टी टूटी, क्यों टूटने दी आपने पार्टी? ठीक है, कोई आरोप ही नहीं। ठीक है सौरभ जी, कोई बात नहीं। सौरभ जी प्लीज, ठीक है द्विवेदी जी प्लीज रुकिएगा। अजय जी, फिर प्रदीप आपके पास आती हूँ। अजय जी प्लीज, अजय जी अपना काउंटर। पूर्णिमा जी, बड़ी अच्छी बात लगी कि अब जब कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये जो है आज की बहस आपकी शिफ्ट हो रही है, और महाभ्रष्ट युक्ति की सरकार को सब देख रहे हैं। अभी सौरभ जी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा 100 करोड़ का गृह मंत्री पर आरोप लगा। अब 100 करोड़ ज़्यादा होता है या 77,000 करोड़ ज़्यादा होता है, इस पर भी एक बार
जरूर सोचना चाहिए। जहां तक बात हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए गलत बात कोई भी भाषा आती है तो हम खुद उसका विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी कभी भी उसको इंडोर्स नहीं करती। पर एक तरफा जो आप विश्लेषण करने की यहाँ बात रख रहे हैं, क्या मुजरा विपक्ष को कराने की बात ये बड़ी है या जहर यदि किसी के अंदर है तो जहर की इलाज करना जरूरी है? ये दोनों भाषा में जरा आप अंतर देख लेंगे। तीसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता प्रदीप जी ने बहुत सारी बातें रखी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, भाई महाराष्ट्र के प्रति आप बड़े हितैषी हैं, तो महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। ऋण लेकर घी पीने की तो परंपरा आपकी है। 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने लगभग 160 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया है। पूरे 70 साल जो करते हैं आप, मात्र 55 लाख करोड़ का ऋण था और 3 गुना ऋण सिर्फ इस 10 साल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी की कला है। जिन राज्यों में जहां भी आपकी सरकार है, उन सभी राज्यों में आप जो है आर्थिक कुप्रबंधन का एक मिसाल मॉडल पेश करते हैं कि पहले ही इतना ऋण ले लो, इतना घी पी लो कि बाकी किसी के लिए बचे नहीं। जब चलाने आए तो बेचारे मुश्किल में चले और केंद्र की जो मदद होनी चाहिए वो नहीं होती। जीएसटी का कितना रुपया बचा हुआ है इन राज्यों पर, जरा इसको भी देखेंगे। कितना कर्ज हिमाचल प्रदेश ने को अपने चुनाव आते आते तक ले लिया था। तो बहुत सारी बातें हैं, पर सच ये है, एक है तो सेफ है, इसका हम समर्थन कर रहे हैं। 10 सेकेंड पूर्णिमा जी, एक है तो सेफ है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं भी समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के मन से, दिल से वो आवाज आई है। अडानी जी और ये साथ एक हैं। आइए वापस लौटते हैं। प्रदीप भंडारी, आपका काउंटर लेना चाहूंगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा और आप देखिए कैसे एकदम से अजय उपाध्याय जी जो एकदम से पर्सनल होने का वापस से प्रयास करेंगे। अडानी की बात करी, ये देखिए इनके महाविकास अघाड़ी के साथी जिनके साथ में काटी जा रही है रिबन। जरा शरद पवार को समझा दीजिए। शरद पवार को नहीं समझाना तो जरा भैया अशोक गहलोत को समझा दीजिए। अजय उपाध्याय जी आपको राहुल गांधी को खुद ही इनके अलायंस के पार्टनर सीरियसली नहीं लेते। अब बात में वापस से कहूंगा, बात यह अजय उपाध्याय वायलेंस इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। 6 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से मारना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। 2022 जून में मोदी हिटलर की मौत मरेगा, ऐसी बात सुबोधकांत सहाय करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद कबारसी लखमा कांग्रेस के नेता अप्रैल 2024 में कहते हैं कि भाई मोदी को मारना चाहिए। ये लोग प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का कैबिनेट जो रुक जाता है वहां पे हाउस द जोश बोलते हैं। अजय उपाध्याय जी झूठी बात करते हैं आपके शो पे कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है इसका समर्थन नहीं करती। इनमें से एक भी नेता को कांग्रेस पार्टी ने नहीं हटा है। हमारा इनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, परंतु ये अपने विरोधियों के खिलाफ मारने मरने की बात करते हैं और यही इनकी सोच है इमरजेंसी वाली। और 10 सेकंड लूंगा पूर्णिमा जी, अभी तक इन्होंने आपके शो पे जवाब नहीं दिया। मैं तो हर मुद्दे पे जवाब दे रहा हूं आपको। आ जाइए, मैं आपको प्रोजेक्ट्स की बात करी वो भी मैं आपको कर देता हूं। सज्जाद नुमानी कहते हैं कि वोट जिहाद हो रहा है। वोट जिहाद के जो आका हैं और जो उनके नेता हैं वो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार है। क्या वोट जिहाद बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से नहीं है? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये एक स्टेटमेंट दिखाइए सज्जाद नुमानी के खिलाफ, एक स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। और बात रही ऋण की, ये झूठे लोग हैं। जब इनकी कांग्रेस की सरकार की जितनी कर्ज है उससे 3.5% डिफिसिट ज्यादा था। ये क्या बात करेंगे जो हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के अंदर लेके गए? ये वोट जिहाद कराना चाहते हैं, हम संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये मरने मारना चाहते हैं, हम आर्टिकल 21 में विश्वास रखते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। अजय जी जल्दी से आपका जवाब लो। पहली बात की प्रदीप भाई ने जो बात रखी उसमें राहुल जी के बारे में भ्रम फैलाना इनका पुनीत कर्तव्य है और इनको ये करते रहना चाहिए, तभी इनकी प्रवक्तागिरी भी बचेगी। पर कोई बात नहीं, उन्होंने कब कहा मोदी जी को डंडा से मारेंगे? ये झूठी बात। अरे भाई, देश का नौजवान, जो नौजवान रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेगा। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो कहता हूं डरो मत, मोहब्बत और प्रेम के साथ देश को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी का यही संदेश है। जितनी भी बातें रखी हैं, मुजरा करने पर प्रश्न किया तो उस पर तो कोई प्रश्न नहीं है। मंगल सूत्र कौन छीन रहा है और बेटियों को कौन हरण कर रहा है? ठीक है सर, टाइमर आप 30 सेकेंड ऊपर हो गए। लेकिन जब आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं सर, तो उसमें नरेंद्र मोदी को डंडे से मारने की बात कर रहे हैं। अजय उपाध्याय झूठ बोल रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, आपको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। 2019-24 में हारे, 19 में भी हारेंगे। ठीक है, जल्दी से। गांधी ने कब कहा कि प्रधानमंत्री को डंडे से मैं मारूंगा? ये झूठी बात। ठीक है अजय जी, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुशील व्यास जी, सुशील व्यास बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, सुनवाइए जल्दी से प्रदीप भंडारी, लगता है बीमारी हो, जल्दी से प्ले करिएगा प्रदीप।
रोजगार देने के बिना ये देखिए, महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा घर से नहीं निकल पाएगा, डंडे से मारा जाएगा। अजय उपाध्याय जी, ये कोई एलओपी की भाषा है? हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का ठीक है, युवा, ठीक है, एक तो ठीक है। प्ले कर रहा मुझे अजय जी प्लीज समय दीजिएगा। देश में अजय जी 45% मुझे समय दीजिए। बढ़ाई है, ठीक है, तो मुझे घर से समय कैसे दीजिए। प्रदीप निकलेगा? मुझे समय नहीं दीजिए, निकलने दिया जाएगा। मुझे समय दीजिए। सुशील आंदोलन व्यास जी होगा एक देश क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का सर जल्दी से आपसे लूंगी सर। पूर्णिमा जी, सारी चर्चा को मैंने सुना। एक चीज अच्छी लगी, अजय उपाध्याय जी ने एक बात तो कही, एक है तो सेफ है, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको मानते हैं। धन्यवाद उनको इस बात भावना को समझने के लिए। दूसरी चीज, जो वर्तमान चुनाव कम से कम महाराष्ट्र में हो रहा है, जी सर, ये हम कहीं मुद्दे से भटके नहीं है। जनहित में जो कार्य हुए, जनता के बीच में जो हमें विश्वास मिल रहा है, उससे इनमें हताशा और निराशा का प्रसार हुआ है। और उसके चलते इनके सर्वोच्च नेताओं द्वारा इस तरह के निचले स्तर के बयान दिए जा रहे हैं, जो आज आदरणीय खड़गे जी ने भी कहे। और ये सिर्फ हताशा और निराशा है। ये जान गए हैं कि 23 तारीख का जो नतीजा आने वाला है, ये पुनः वर्तमान इंतजार रहेगा और उससे पहले वोटिंग डे का इंतजार रहेगा, फिर नतीजों का इंतजार तो हर किसी को रहने वाला है।